हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखी थी पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस। हमने क्या देखा था, सबसे पहले भी एटॉमिक रेडियस क्या होता है और उसको डिफाइन करने के लिए हमने उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया था, है ना। आपको याद होगा मेटालिक रेडियस के बारे में, वॉन डर वाल रेडियस के बारे में, कोवेलेंट रेडियस के बारे में एंड आयनिक रेडियस। सो हमने उसे कवर किया और उसके बाद जो वीडियो लेक्चर देखा उसके अंदर हमने वेरिएशन देखा ट्रेंड्स का, यानी कि पीरियड्स में क्या वेरिएशन देखा जाता है और ग्रुप के अलॉन्ग क्या वेरिएशन देखा जाता है। सो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस पीरियोडिक प्रॉपर्टी करी थी, अब हम इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर पहले देखेंगे भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उसके बाद स्टूडेंट्स हम उसकी वेरिएशन देखेंगे अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप। सो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगी और फिर डेफिनेशन को नोट करवाऊंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, आपको पता है। ये होता है इसका फर्स्ट शेल, यानी कि n की वैल्यू क्या है 1 है, और ये होता है इसका सेकंड शेल, यानी कि n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 है। तो मान लीजिए मैं कहती हूँ भी एक ऐसा न्यूक्लियस है, मतलब इसके अंदर जो आउटरमोस्ट शेल है वो n = 2 है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैं बोल रही हूँ भी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो होगी मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं क्या कह रही हूँ भी ये आउटरमोस्ट शेल जो है, ये आप देख सकते हो, मैं ऐसे गोल गोल घुमा के दिखा रही हूँ। ये जो आउटरमोस्ट शेल है मेरा n = 2, इस आउटरमोस्ट शेल का जो ये इलेक्ट्रॉन है अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो जो मुझे एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, वो मेरी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। सो डेफिनेशन को हम सबसे पहले नोट करेंगे, ठीक है। साथ में इस डायग्राम को आपको दोबारा बना के दिखाऊंगी साइड पर। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, किस लिए चाहिए होती है, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है। कहाँ से रिमूव करना है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो हमें क्या करना है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, यहां लिख लीजिएगा आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो क्या डेफिनेशन मैंने आपको बोली, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भी हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है भी वो एटम कैसा होना चाहिए, वो एटम आइसोलेटेड गैसियस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 2 टर्म्स है, इसे ध्यान से हम समझेंगे। आइसोलेटेड का मतलब क्या है और गैसियस का मतलब क्या है। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला और गैसियस का मतलब होता है भी जिसमें से भी, जिस एटम में से भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों मैंने ऐसा बोला वो देखिए, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलती हूँ भी कोई भी मेरा कोई भी मेरा एलिमेंट m है, कोई भी लेट कर रही हूँ, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, मैं बोल रही हूँ अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हूँ, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये चीज़ पॉसिबल है, क्या हम एक एलिमेंट जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है उसमें से उसके आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई भी एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सॉलिड फॉर्म कुछ इस तरह से होती है जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगी, मानते हैं
सॉलिड फॉर्म के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगी भी, वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड होंगे भी हम एक पर्टिकुलर एटम को उसमें से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एक दूसरे से बॉन्डेड है, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है। मैं कह रही हूँ एक ये एटम है, एक ये एटम है, दोनों अटैच्ड हैं, दोनों एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है भी हम इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव नहीं करवा सकते, रिमूव ही नहीं करवा सकते, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को उसके आउटरमोस्ट शेल में से रिमूव करवाना है तो फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए भी वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या हमारी इक्वेशन बनेगी भी, कोई भी एलिमेंट m है, अगर वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है तो उसमें से जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकला तो वो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, यानी कि m पॉजिटिव, यानी कि m पॉजिटिव होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है बेसिकली, अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ भी जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या वो पॉजिटिव होती है या वो क्या नेगेटिव होती है, आप इसका क्या जवाब देंगे? मैंने आपसे बोला भी आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। उससे पहले आपको एक बार इसका डायग्राम फिर से यहाँ ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन के साथ आपने उसे ड्रॉ करना है। ये डायग्राम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कुछ फोर्स होती है, आपको पता है न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो इनके अंदर बेसिकली जो फोर्स देखी जाती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखी जाती है बिटवीन द टू चार्जेस। तो जो वो फोर्स होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, फोर्स होती है K इंटू Q1 Q2 बाय R। अब Q1 क्या होता है और Q2 क्या होता है? Q1 होता है चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर है और Q2 होता है चार्ज जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बोल रही हूँ भी न्यूक्लियस और हमारा जो ये हो जाएगा, न्यूक्लियस और जो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, ये फोर्स इन पे एक्ट कर रही है ना। सो इस वजह से इन दोनों को होल्ड कर रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने होल्ड कर रखा है। तो अगर इसने इसको होल्ड कर रखा है इतनी फोर्स से, इतनी फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना इजी हो जाएगा, क्योंकि किसी ने उसको पकड़ रखा है। मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, तो अगर आप आते हो और उस इलेक्ट्रॉन को लेके जाना चाहते हो तो पहले आपको उस मेरी इस फोर्स से भिड़ना पड़ेगा, आपको हाथ छुड़ाना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रॉन को लेके जाओगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रही हूँ भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि होती है K Q1 Q2 बाय R। इसका मतलब क्या है भी इसने इसको होल्ड कर रखा है, तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि क्या हो सके, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके। तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको ऑलमोस्ट आई गेस क्लियर हो चुका होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया भी ये सॉलिड के केस में नहीं देखी जाती, द रीज़न इज़ क्योंकि वो बॉन्डेड बहुत क्लोजली होते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनके बीच में भी, इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव नहीं करवा सकते। सो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो उस मेटल को क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड, अकेला होना चाहिए और गैशियस। अब एक और चीज़ स्टूडेंट्स देखी जाती है, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, और गैशियस फॉर्म में भी आपने देखा होगा पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर पार्टिकल्स दूर दूर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा, है ना। तो ये टर्म भी क्लियर हो गई। तो अब जैसे कि मैं आपसे एक और डिस्कशन कर रही थी, अभी भी डेल्टा H की बात कर रही थी, यानी कि मैं आपको बोल रही थी भी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है क्या वो पॉजिटिव वैल्यू होगी या वो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो हमें ये कैसे पता चलेगा भी डेल्टा, मतलब डेल्टा वारी वारी मुँह से निकल रहा है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। द रीज़न इज भी जो डेल्टा H होता है स्टूडेंट्स, यानी कि हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब्ड जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो कैसे हमें पता चलता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ी है, हम एनर्जी देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो एनर्जी यहाँ पर देने का मतलब क्या हुआ भी, ये एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। एनर्जी देने का मतलब क्या होगा भी, इसको क्या चाहिए, यहाँ एनर्जी लिख लीजिएगा, गलती से इलेक्ट्रॉन लिख बैठी मैं। तो इसको एनर्जी देने का मतलब क्या हुआ भी, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है भी, डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो जब भी आपकी यहाँ पर एनर्जी जो आपको यहाँ पर साइड पर दिखाई जाएगी, या मैं कहूँ जो आयनाइजेशन एनर्जी है बेसिकली, तो डेल्टा H यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लेती हूँ 80 जूल एनर्जी आपको इसको देनी पड़ी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि हमें उसे एनर्जी देनी होती है और वो उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब ये चीज़ भी क्लियर हो गई।
अब मैंने आपको क्या बताया, डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन को एक्सपैंड करते हुए मैंने टर्म्स बताई और यहाँ पर ये भी बताया भी इसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो हमें कितनी और फोर्स उसको देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप फटाफट से इसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है जो आपको मैं बताने लगी हूँ। सो ये स्टूडेंट्स, अब आती है यूनिट क्या है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, और एक और यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल। ये दो जो यूनिट्स हैं ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगी और ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ही देखने को मिलती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। क्या फैक्टर्स होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। क्या फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहला फैक्टर आएगा न्यूक्लियर चार्ज। अब आपसे मेरी एक रिकमेंडेशन है, मतलब अगर आप मेरी सलाह मानो तो किसी बच्चे ने अगर एटॉमिक रेडियस वाली वीडियो नहीं देखी है वो उसे देख लीजिए। द रीज़न इज़ क्योंकि मैं बार बार जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें साइज़ से रिलेटेड बात ज़रूर करूँगी। भी साइज़ का क्या इफेक्ट होता है, साइज़ बढ़ता है तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखा होगा तो आपको बहुत ईजिली ये समझ आ जाएगा, कुछ टफ नहीं लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा। भी आपने एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी याद करनी है वो है एटॉमिक रेडियस और बाकी सारी उस पर बेस्ड है, तो आप खुद ब खुद बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टॉपिक पे। क्या है फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब क्या होता है भी न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है। अब देखिए मान लीजिए मैं बोलती हूँ भी एक मेरा न्यूक्लियस है, मतलब और इसमें मैं कह सकती हूँ मेरे पास कम से कम मैं बोलती हूँ इसमें मेरे पास 8 प्रोटॉन है। मैं कह रही हूँ ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है और इस पर 8 प्रोटॉन्स हैं और एक मेरा यहाँ पर न्यूक्लियस है जिसपे मेरे पास 12 प्रोटॉन्स हैं। समझ पा रहे हो, एक न्यूक्लियस पे 8 प्रोटॉन्स है और एक न्यूक्लियस पे 12 प्रोटॉन्स है। तो जैसे ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज है ना, इसके बाहर फर्स्ट शेल है फिर सेकेंड शेल है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, फर्स्ट शेल हो गई मान लो या सेकेंड, जितनी मर्जी जो शेल्स होंगी वो होंगी। मैं अभी न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रही हूँ, नॉर्मल में न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रही हूँ। तो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ भी यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कोई भी है, मान लो मैं ये नहीं कह रही भी सेकंड शेल है, 3 शेल है, 4 शेल है, कोई भी है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोनों केसेस में। और मैं आपको बोलती हूँ भी इधर 8 प्रोटॉन है और इधर 12 प्रोटॉन है, तो किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को फिर से याद करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत है ताकि हम इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव करवा दें। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है। न्यूक्लियस का चार्ज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे और न्यूट्रॉन्स पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स का होता है नो चार्ज, तो प्रोटॉन्स के चार्ज पे करेंगे। अब यहाँ 8 प्रोटॉन है और यहाँ 12 प्रोटॉन है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। दोनों केसेस में फोर्स लग रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो यहाँ पर फोर्स 8 प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पकड़ रखा है। 8 प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है और सेकेंड केस में 12 प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन की पकड़ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली 12 के अंदर। देखो मान लीजिए मैं अकेली खड़ी हूँ और मुझे 12 जने मतलब मुझे 8 जने खींच रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ मैं खड़ी हूँ और मुझे 12 जने खींच रहे हैं। तो किसको मतलब मेरे को कौन से ज़्यादा जने खींच पाएंगे। अगर जने ज़्यादा होंगे, मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो उनकी पावर भी ज़्यादा होगी। 2 जने या 4 जने एक्स्ट्रा, देखो 8 प्रोटॉन्स है उधर 12 है, मतलब उधर 4 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो 4 प्रोटॉन्स की भी तो पावर लग रही होगी ना उस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। यहाँ पर कम पावर लग रही है, यहाँ ज़्यादा पावर लग रही है, मतलब इसने बहुत अच्छे से उसे होल्ड कर रखा है। और यहाँ 8 जनों ने होल्ड तो कर रखा है लेकिन इसके कंपैरेटिवली कम होल्ड कर रखा है। तो देखो अब इसका होल्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसकी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इसके कंपैरेटिवली भी हमें इसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इसके कंपैरेटिव। एनर्जी तो दोनों केसेस में ही देनी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, लेकिन 12 प्रोटॉन के केस में हमें ज़्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन्स की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर प्रोटॉन्स की वैल्यू कम है, तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरेटिवली कम है। तो जब यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी रिमूव करने के लिए, तो इसका मतलब क्या होएगा,
अब मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इस केस में क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का ही मतलब यही होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। कितनी एनर्जी दोगे भी वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो यहाँ ज़्यादा देंगे और यहाँ कम देंगे इसके कंपैरेटिव, तो यहाँ पर ज़्यादा देंगे तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या ज़्यादा होगी, यानी कि जिसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो अब यहाँ लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी के। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन होगी, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही डिफ़िकल्ट होगा हमें उसे रिमूव करने के लिए, और उतनी ही ज़्यादा हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि आउटर मोस्ट शेल में से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, और वो क्या कहलाएगी, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। सो फर्स्ट फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में आप चाहे लिख भी सकते हो इस चीज़ को भी, न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, हेंस ज़्यादा एनर्जी हमें इसे देनी पड़ेगी। सो ये था फर्स्ट फैक्टर स्टूडेंट्स। अब देखिए सेकेंड फैक्टर जो आता है वो आता है साइज। सेकेंड फैक्टर आता है हमारा साइज। देखिए साइज में क्या होता है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा ना मैं कैसे बात कर रहे हैं। देखो साइज फैक्टर है तो जिसने एटॉमिक रेडियस पढ़ रखा है उसके लिए तो सेकंड फैक्टर बहुत ही इजी सी चीज़ है। साइज जो फैक्टर है इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, साइज फैक्टर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा भी, हाँ जी एक न्यूक्लियस ये है भी, यहाँ फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ठीक है। मैं बोलती हूँ भी ये मतलब N1 है N2 है, फिर एक न्यूक्लियस कुछ इस तरह से है जिसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स में कह रही हूँ ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए ये छोटा है वो बड़ा है। अब मैं बोलती हूँ इसके आउटर मोस्ट शेल तो यही है ना सेकंड शेल, और इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, थर्ड वाला है। मैं बोलती हूँ भी मुझे बताइए आयनाइजेशन एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, आपको कैसे पता चलेगा। देखो आयनाइजेशन एनर्जी होती है भी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है ताकि हम क्या कर सके, हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सके उसके आउटर मोस्ट शेल से। तो हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ये आपने हमेशा जब भी आयनाइजेशन एनर्जी चेक करनी है दोनों की अट्रैक्शन देखनी है, तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाता है दोनों की अट्रैक्शन में। तो यहाँ पर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास है, और यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, होगी ज़रूर पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर है इसके कंपैरेटिवली। इस केस में इलेक्ट्रॉन बहुत पास है तो उसकी पकड़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उस केस में इलेक्ट्रॉन दूर है तो उसकी पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो किस केस में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली छोटे वाले के केस में आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर उसकी पकड़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये बोल सकते हो भी इसका साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पास है तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इतनी पास हो मेरे, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो तो मेरे आपके और मेरे बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन क्या है हमारे में बहुत मतलब पास हो। एक है बंदा इतनी दूर खड़ा है मुझसे तो अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली वीक होगी। आप सॉलिड लिक्विड गैस देखते हो, सॉलिड में क्या देखते हो, सारे पार्टिकल्स पास पास है तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन यही आप गैस में देखोगे तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं, अट्रैक्शन इतनी नहीं है ज़रूर पर इतनी नहीं है। यहाँ पर भी सेम केस है, इलेक्ट्रॉन पास है न्यूक्लियस के तो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर वो इतनी पास नहीं है इसके कंपैरेटिवली, यहाँ पर वो थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पर होल्ड तो उसने कर रखा है लेकिन थोड़ा होल्ड कर रखा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पर इसको डिफ़िकल्ट होगा रिमूव करने में इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हमें यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर हमें एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा देनी पड़ेगी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही यही होता है भी कितनी एनर्जी हम दें, तो यहाँ पर ज़्यादा देंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू साइज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। जितना छोटा साइज उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, जितना बड़ा साइज उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके पहले इस पॉइंट को निकलेंगे। अब हम देखते हैं भी जो फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया ना उसका एक रिलेशन आपको बताती हूँ। जो मैंने आपको अभी फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट बताया स्टूडेंट्स, उनका रिलेशन ये बनता है भी
कई क्वेश्चंस में अगर हमें सीधा आयनाइजेशन एनर्जी निकालने को कह दे तो हम उस क्वेश्चंस में किस तरह से उसे निकाल सकते हैं, तो हम इन दोनों को रिलेट करके ये बोलते हैं भी आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेशो ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं, अपॉन साइज। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, रेशो के, हमारे न्यूक्लियर चार्ज के और साइज़ के रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो भी आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इनके रेशो के। तो जिसमें इनकी रेशो की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि जेड इफेक्टिव बाय साइज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आप यहाँ चाहे लिख भी सकते हो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ जेड इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बाय साइज ग्रेटर इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इस पॉइंट को नोट करोगे। अब हम देखने लगे हैं हमारा थर्ड फैक्टर जो क्या करता है, आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सो अब हम देखते हैं थर्ड फैक्टर। देखिए थर्ड फैक्टर क्या होता है, थर्ड फैक्टर होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही अच्छा फैक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मैं इसको इसलिए इससे रेज कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए। ठीक है, सूख जाएगा ये अभी, हाँ जी। सो फर्स्ट फैक्टर हमारा था न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड फैक्टर था हमारा साइज, और अब आता है हमारा थर्ड फैक्टर जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है। जो अब देखो, मैं अगर आपसे नॉर्मल बात करती हूँ, वैसे तो ट्रेंड मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ किसी भी नॉर्मल एटम की, और एक आपसे मैं बात करती हूँ मतलब हमारे जो नोबल गैसेज है उनकी, तो क्या होता है, आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइदर हाफ फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्या रीज़न मैंने बोला, जिन इलेक्ट्रॉन्स की हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर क्या है, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पूरा का पूरा वो भरा हुआ है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। आपको पता है s में एक ही ऑर्बिटल होता है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे। अब क्या ये फुली फिल्ड है, हाँ जी ये फुली फिल्ड है। तो हीलियम को अगर मैं हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली देखती हूँ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ हाइड्रोजन और हीलियम का केस भी, इन दोनों में से क्या है, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो आप कैसे बताओगे भी किसकी ज़्यादा है। मैंने बोला जो हाफ फील्ड वाला है उसकी या फुल फील्ड वाले की ज़्यादा है, तो यहाँ फुल फील्ड वाले को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहली प्रायोरिटी फुल फील्ड को, फिर हाफ फील्ड को, फिर पार्शली फील्ड होती है। तो यहाँ पर फुली फिल्ड कौन सा है, हीलियम है, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, हीलियम की ज़्यादा होगी। सो यस स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, हीलियम का एग्जांपल दिया आपको 1s2, इसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये फुली फिल्ड है। और हाइड्रोजन क्या है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं आपसे बात करती हूँ भी, अगर अलॉन्ग द पीरियड में जाऊँ, अगर जनरल ट्रेंड की बात करूँ, अलॉन्ग द पीरियड में जाती हूँ लेफ़्ट टू राइट, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। साइज़ डिक्रीज़ होता है अलॉन्ग द पीरियड, आपने एटॉमिक रेडियस में देखा होगा। और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज़ की, है ना। तो सबसे कम साइज़ किसका होगा, हीलियम का, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हीलियम का साइज़ कम है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो ऑटोमेटिकली आपको इन दोनों तरीके से मैंने क्लियर कर दिया। अभी साइज़ वाले अगर फॉर्मूला से देखें तो भी हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आती है, और अगर हम इस फॉर्मूला से देखें भी फुल फिल्ड है तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं आपको मतलब लेके बताती हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ कार्बन की और नाइट्रोजन की। ठीक है, चलो मैं बोलती हूँ बोरॉन, हाँ जी, कार्बन की और नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। चलो कार्बन की और नाइट्रोजन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कार्बन की क्या होगी 1s2, 2s2 और 2p,
2 हो जाएगी। यहीं अगर हम नाइट्रोजन की लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p3। तो अगर मैं इसको बना के देखती हूँ, ठीक है, तो ये 2p वाला जैसे आउटर मोस्ट का ही बनाएंगे ना, 2p में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर 2p में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मुझे बताओ इन केस में कार्बन की या नाइट्रोजन की मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। कार्बन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और वो हाफ फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड की क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्शियली फिल्ड से ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड फैक्टर था जो कि था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ फैक्टर जो क्या करता है, फैक्टर जो अफेक्ट करता है आयनाइजेशन एनर्जी को। सो यस स्टूडेंट, अब आता है नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है, यानी कि फैक्टर नंबर 4 जो आता है वो आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। मैंने आपको बोला भी एटॉमिक रेडियस देख लोगे तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि मैंने उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो जिसने नहीं देखा है। अब देखिए, अब ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है आयनाइजेशन एनर्जी को, हमें कैसे पता चलेगा। आपको मैंने वहाँ पर भी 2 टर्म्स बताई थी, एक थी पुअर शील्डिंग और एक आपको बताई थी गुड शील्डिंग या इफेक्टिव शील्डिंग। तो अब हम वही देखेंगे। पहली चीज़ है पुअर शील्डिंग, पहली चीज़ है पुअर शील्डिंग और दूसरी चीज़ है इफेक्टिव शील्डिंग। सेकेंड चीज़ है इफेक्टिव शील्डिंग। पुअर शील्डिंग का मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से ही बताती हूँ। पुअर शील्डिंग का मतलब हुआ भी वो जो इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जैसे ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आउटर शेल है, तो इनर शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स और आउटर शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है भी, इनर शेल वाले क्या करते हैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन लगाते हैं ताकि वो अंदर की तरफ न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्ट ना हो, उसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे शील्ड करते हैं ताकि वो अंदर अट्रैक्ट ना हो सके, न्यूक्लियस की फोर्स उन पर एक्ट ना कर सके, ठीक है। तो वो उसे रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। अब अगर मैंने बोला पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग का मतलब क्या हुआ अभी जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगा पा रहे, उसको शील्ड नहीं कर पा रहे, बचा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से क्या होता है बाहर वाला अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बाहर वाला अंदर आ जाता है। मैंने बोला पुअर शील्डिंग है मतलब रोक नहीं पा रहा, उसे शील्ड नहीं कर पा रहा। अगर शील्ड नहीं कर पा रहा तो बाहर वाला अंदर आएगा तो क्या बढ़ेगी, उसकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, क्योंकि अंदर की तरफ खिंचाव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर वो खुद नेगेटिव है, अंदर की तरफ खींचेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी तो मुझे ये बताइए वो अंदर आएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन से साइज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, साइज़ क्या होता है, साइज़ डिक्रीज करेगा, साइज़ डिक्रीज करेगा, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, अगर साइज़ के कंपैरेटिवली आपको इसको डिटेल में बताऊं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर साइज़ डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। एक तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और तरीका है भी ये इलेक्ट्रॉन इसे शील्ड नहीं कर पा रहा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उनके बीच में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ऑब्वियसली एक पहली तरीका था भी वो शील्ड उसने कर लिया, वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहा, वहीं का वहीं खड़ा है, तो बॉन्डिंग उतनी है। लेकिन एक क्या वो पुअर शील्डिंग है, वो बचा नहीं पा रहा, वो अंदर की तरफ खींचे चला आ रहा है, इनर वाले आउटर वाले को रोक नहीं पा रहे, तो वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसकी अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गई और स्ट्रॉन्ग हो गई और स्ट्रॉन्ग हो गई। अगर अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हमें एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर हमें इस एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि हम इसे रिमूव कर सकें, तो इसका मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो साइज़ वाले तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो और आप सिंपली अट्रैक्शन की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पुअर शील्डिंग के केस में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पहला रीज़न ये होगा क्योंकि पुअर शील्डिंग है तो इनर शेल वाले आउटर शेल वाले को क्या कर रहे हैं, शील्ड नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और आयनाइजेशन एनर्जी जो है साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। सेकेंड क्या हमने एक्सप्लेन किया,
भी अगर वो पुअर शील्डिंग है, उसे शील्ड नहीं कर पा रहा, तो वो अंदर आएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो जो उसका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है, तो हमें बहुत अमाउंट में, हाई अमाउंट में एनर्जी लेनी पड़ेगी और वो एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये था पुअर शील्डिंग का इफेक्ट। अब देखो इफेक्टिव शील्डिंग में क्या होता है, या गुड शील्डिंग भी इसे हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? भी उसने अच्छे से उसको होल्ड कर रखा है। इस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही थी अट्रैक्शन की, इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा था न्यूक्लियस, लेकिन इनर शेल वालों ने क्या किया? उस पर रिपल्शन लगानी शुरू कर दी, शील्डिंग शुरू कर दी, भी तू अंदर नहीं आ सकता। और इस इलेक्ट्रॉन की इतनी रिपल्शन होगी भी इसने धक्का ही मार दिया इस इलेक्ट्रॉन को और वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और पीछे चला गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा? मतलब ये इस पर फोर्स ज़्यादा लगा देगा। इफेक्टिव शील्डिंग अच्छे से बचा रखा है, वो अंदर की तरफ नहीं आ पा रहा। इफेक्टिव शील्डिंग या गुड शील्डिंग का मतलब यही हुआ भी उसने इतनी प्रोटेक्शन कर रखी है, भी वो अंदर नहीं आ पा रहा। तो जब उसने इतनी अच्छी प्रोटेक्शन कर रखी है, इतनी अच्छी शील्डिंग कर रखी है, तो इससे क्या होगा? ये रिपल्शन के कारण और पीछे चला जाएगा, साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पहला फैक्टर तो हम ये कर सकते हैं भी साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर हम ये भी बोल सकते हैं भी हाँ, वो इलेक्ट्रॉन इनर वाले, आउटर वाले पे रिपल्शन लगा रहे हैं तो वो बाहर की तरफ जाएगा, तो जो उनका बॉन्ड था पहले के कंपैरेटिवली अब लूज हो जाएगा। पहले तो पास था, लेकिन शील्डिंग के कारण, अच्छी शील्डिंग के कारण वो इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स है वो कम हो गई। और अगर उनकी फोर्स कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर सकते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? उसको कम, मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, वीडियो को वापस चलाइए और फिर से एक बार इसे सुनिए। आई प्रॉमिस यू भी आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको दोनों मेथड से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स आता है हमारा लास्ट फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, वो होता है पेनिट्रेशन पावर। वो होता है पेनिट्रेशन पावर। अब पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल सा है, ये भी बहुत सिंपल सा है। देखो कैसे, लास्ट फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर। अब पेनिट्रेशन पावर के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, मैंने आपको बोला भी एक हमारा न्यूक्लियस ये है और एक मेरे पास न्यूक्लियस ये है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स कम है और यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, किस वाले केस में इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम इस वाले केस में ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत पास हैं, लेकिन इनमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि वो दूर है ना। सो यानी कि हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। सो आपको पता है भी न्यूक्लियस के बिल्कुल ऊपर होता है S, फिर होता है P सबशेल, फिर होता है D और फिर होता है F। तो मुझे बताइए पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऑब्वियसली S पास है तो उसकी पावर स्ट्रॉन्ग है, मतलब अट्रैक्शन की पावर स्ट्रॉन्ग है, तो S की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। फिर किसकी है? P की, फिर D की और फिर F की। तो सबसे पुअर पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है? F सबशेल की है। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ईजिली हम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकाल सकते हैं? सबसे ईजिली हम F सबशेल से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। और सबसे डिफ़िकल्ट कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना? वो है S सबशेल से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के बहुत, मतलब न्यूक्लियस के बहुत पास है। न्यूक्लियस के पास है तो बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो S के केस में हमें आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन F के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर हम कम देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर है न्यूक्लियस से। दोबारा बताती हूँ, देखो मैंने यहाँ पर बोला, पहले समझाया आपको भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन इस केस में यहाँ है। दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम है और यहाँ ज़्यादा है। यहाँ डिस्टेंस कम है तो उनकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ ज़्यादा है तो क्या है? उनकी अट्रैक्शन क्या है? दूर है, तो इतनी अट्रैक्शन नहीं होती है ना। सो अब मैं आपको बोल रही हूँ, सिमिलरली आपको पता है न्यूक्लियस में सबशेल्स कैसे होते हैं? S P D F। तो S अगर पास है तो इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने
के लिए, क्योंकि बॉन्डेड है वो। लेकिन F के केस में वो दूर है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली कम एनर्जी से भी निकल जाएगा। तो S सबशेल में हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और F के केस में कम। सो इसको स्टार मार्क करके लिख सकते हो। S की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, मतलब वो पास होता है, हमें इसको रिमूव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन F के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर पुअर पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारे 5 फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया अभी व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटरमोस्ट शेल से रिमूव करवाने में। फिर मैंने आपको सॉलिड और गैसेस की चीज़ बताई और उसकी यूनिट बताई आयनाइजेशन एनर्जी की, और फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी देखे जो कि 5 फैक्टर्स हैं। सो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर सम अप होता है। इंट्रोडक्शन करवाई है मैंने आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे वेरिएशन क्या होती है अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, और अगर कोई एक्सेप्शन है तो हम उसे भी स्टडी आउट करेंगे। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को भी स्टडी करने वाले हैं। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, एंड यस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।